नमस्कार साथियों, आज का सेशन काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के अधीन गुलाम वंश और गुलाम वंश के अधीन जितने भी प्रमुख शासक हुए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, नासरुद्दीन महमूद बलबन और क्यूमर्स जैसे तमाम शासकों की कार्य प्रणाली उनके अधीन आर्ट एंड कल्चर कैसे डेवलप हुआ और उनकी प्रमुख शासन प्रणाली यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जितने भी फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग डाल पाते हैं। तो बिना देर के हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या था। 1206 से लेके 1526 तक के मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो काल है वह दिल्ली सल्तनत के अधीन है। यानी दिल्ली सल्तनत के अधीन हम लोग मुस्लिम शासन के कार्य प्रणाली को पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत के बाद फिर एक नवीन वंश जिसे हम मुग़ल वंश कहते हैं उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन दिल्ली सल्तनत में एक नहीं पांच राजवंशों ने शासन किया। तो 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 राजवंशों के सुल्तानों के शासनकाल को हम दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद, दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। यानी 1206 से 1526 तक के शासनकाल में जिन 5 राजवंशों के सुल्तानों ने शासन किया उनके शासनकाल को हम दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली कहते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन जिन 5 राजवंशों ने शासन किया उसकी जानकारी ले लेते हैं इस वीडियो में। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन करने वाला पहला वंश, जिसे इलवरी वंश भी कहते हैं, और इनका शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा। दूसरा वंश खिलजी वंश है जो 1290 से 1320 तक चला। और तीसरा वंश तुगलक वंश है जो 1320 से 1414 तक चला। चौथा सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक चला। और पांचवा लोधी वंश जो 1451 से 1526 तक चला। इस तरह से दिल्ली सल्तनत के अधीन 4 वंश मूलतः तुर्क थे, जबकि अंतिम जो 5वां वंश है लोधी वंश वह अफगान थे। प्रथम अफगान शासन बहलोल लोदी के द्वारा शुरू किया जाएगा। दूसरा अफगान शासक हम लोग शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे, वो सेकेंड फेज में पढ़ना है। इसमें हम लोग मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, इसकी जानकारी। गुलाम वंश के संस्थापक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी होगा आराम शाह, उसके बारे में जानकारी लेंगे। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक का अनुभवहीन अयोग्य पुत्र था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे पदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार लिया, इसकी भी जानकारी लेंगे। फिर इल्तुतमिश के शासन को जानेंगे और इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह और फिर उसके बाद रज़िया सुल्तान शासन संभालती है, उसकी जानकारी लेंगे। फिर हम लोग रज़िया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक, बहराम शाह का शासनकाल 1240 से 1242 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल 1242 से 1246 तक। इस तरह से इस वीडियो में देखेंगे। फिर हम लोग नासरुद्दीन महमूद
1246 से 1266 तक, और बलवन का 1266 से 1286 तक, और उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद या कैमोर्स को जानेंगे, नहीं, 86 से 90 तक। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का फोटो है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी लेंगे। भारत में तुर्की राज या दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम राज की स्थापना करने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय या तुर्क राज की स्थापना का श्रेय या दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया था। अब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय को जानेंगे। ऐबक का जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। यह तुर्क जनजाति का था। ऐबक बचपन से ही अपने माता पिता से बिछड़ गया था। एक व्यापारी से बाजार में ले आया और जहां पर एक काजी फ़खरुद्दीन अजीज़, बहुत इम्पोर्टेंट है, कूफी ने ऐबक को खरीद लिया। फ़खरुद्दीन अजीज़ कूफी ने ऐबक को मार्केट में बंदगानों का, दासों का, गुलामों का जो बाज़ार लगता था, ऐबक का लालन पालन काजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। ऐबक ने कुरान पढ़ना भी सीखा था, जिसके कारण ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। किस सुल्तान को कुरान खां के नाम से जानते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग, काजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने ऐबक को किसी व्यापारी से बेच दिया। व्यापारी ऐबक को गजनी ले गया, जहां पर मोहम्मद गोरी ने ऐबक को खरीद लिया। यानी मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर हम लोग देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने एक ऐबक को अमीर ए आखूर अस्तबलों का प्रधान के पद पर नियुक्त किया। यानी सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखूर यानी अस्तबलों के प्रधान पर नियुक्त किया। ऐबक का राज्याभिषेक, इसको जानेंगे। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक को लाहौर पर शासन करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे ऐबक ने स्वीकार कर लिया। जून 1206 में राज्याभिषेक कराया गया तथा सुल्तान की बजाय मलिक सिपह सलार की उपाधि धारण की। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। कभी कभी पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। आगे हम लोग देखते हैं, उसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। खुतबा एक रचना होती है जो मौलवियों से सुल्तान शुक्रवार की रात को नज़दीक की मस्जिद में अपनी प्रशंसा पढ़वाते हैं। आगे हम लोग, खुतबा शासन की संप्रभुता का सूचक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पास प्रारंभ में इंद्रप्रस्थ के पास सैनिकों का एक मुख्यालय बनाया। कुछ समय बाद यल्दौज तथा कुबाचा यानी मोहम्मद गौरी के जो दास थे के संघर्ष को देखते हुए लाहौर को अपनी राजधानी बनवा लिया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर बनवाया था। ऐबक ने यल्दौज पर आक्रमण कर गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन गजनी की जनता यल्दौज के प्रति वफादार थी तथा 40 दिनों के बाद ऐबक ने गजनी छोड़ दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिनहाज उस सिराज ने ऐबक को वीर एवं उदार बताया।
इतिहासकार समकालीन इतिहासकार मिनहाजुस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वीर एवं उदार बताया। ऐबक अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था, जिसके कारण उसने स्वयं ही लाख बख्श काफ़ी लोगों को रिहा किया तथा गरीब लोगों में लाखों का दान दिया नामक उपाधि धारण की थी। कुरान का ज्ञाता होने के कारण कुरान खां की उपाधि, तो ऐबक लाख बख्श और कुरान खां के नाम से उपाधि धारण की थी। उसके शासनकाल के बारे में एक मत प्रसिद्ध है कि बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे, यानी काफ़ी वो उदार था। ऐबक के दरबारी विद्वान ताजुल मासिर के लेखक मिनहाजुस सिराज तथा अबादुल हर्ष व सुजात के लेखक फ़क्र मुदवीर जैसे विद्वान उसके दरबार में रहते थे। तो हसन निजामी और फ़क्र मुदवीन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ऐबक द्वारा बनाई गई कुछ आर्ट एंड कल्चर यानी इमारत को, ऐबक को स्थापत्य कला से भी लगाव था। उसने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, का निर्माण करवाया, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। यह दिल्ली में स्थित है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। और उसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का भी निर्माण शुरू किया, जिसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का जो प्रारंभिक बुनियाद है ऐबक ने शुरू किया था और उसे पूरा करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई हम जानेंगे। ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गई। पूछता है घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई। उसका मकबरा लाहौर में ही बनवाया गया है। तो ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई। ऐबक का जो मकबरा है, कब्रगाह है, वह लाहौर में है। ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन और अयोग्य पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे पदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो ऐबक के तुरंत बाद दिल्ली का सुल्तान बना आराम शाह, फिर उसके बाद इल्तुतमिश। लेकिन 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश के शासनकाल को हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। यह पूछता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का प्रमुख और वास्तविक शासक था। इसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। 1197 में गुजरात के आक्रमण के समय ऐबक ने इसे अहिलवारा से खरीदा था, लेकिन अपनी योग्यता से इल्तुतमिश इक्तदार यानी सामंत तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश बदायूं यानी उत्तर प्रदेश का इक्तदार था, यानी सामंत था। ऐबक की मृत्यु के बाद कुछ इतिहासकारों के अनुसार आराम शाह लाहौर में नया शासक बना, लेकिन दिल्ली के तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश को नया सुल्तान घोषित किया। 1210 में जूद पंजाब की लड़ाई में इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारकर लाहौर पर अधिकार कर लिया। तो जूद की लड़ाई जो है 1510 में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच लड़ी गई थी। मिनहाज उस सिराज के अनुसार ऐबक पुत्रहीन था, ऐसा माना जाता है। सुल्तान की उपाधि। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तथा प्रथम वैधानिक सुल्तान था। उसने 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि व खिलवंत यानी इजाज़त प्राप्त किया था।
उसने सुल्तान की उपाधि धारण करने के लिए खलीफा से परमिशन लिया था। अगला देखते हैं, वह पहला सुल्तान मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया था। इल्तुतमिश ने जित्तल एवं टंका नामक सिक्के भी जारी किए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसने न्याय के लिए कदम उठाए। शहरों में उसने न्याय के लिए काजी, अमीर एदाद जैसे अधिकारी नियुक्त किए। अपने दरबार के बाहर शेरों की मूर्तियों से लगी जंजीर स्थापित किया, जिसमें अनेक घंटियां थी, ताकि कोई पीड़ित आए तो घंटी बजा दे तथा सुल्तान को पता चल जाए। तो एक तो न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में मुगल शासक जहांगीर जाना जाता है, और न्याय की घंटी के लिए एक इल्तुतमिश भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने राजत्व सिद्धांत के अधीन अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए अपने 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर तुर्काने चिहलगानी नामक एक प्रशासनिक संस्था की स्थापना की थी। तो पूछता है एग्जाम में कि तुर्काने चिहलगानी की स्थापना किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। यह 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत, इक्ता प्रणाली का संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। भारत में इक्ता प्रणाली का संस्थापक इल्तुतमिश था। इसने द्वाब क्षेत्र में हिंदू जमींदारों की शक्ति तोड़ने के लिए शमसी तुर्क यानी उच्च वर्ग सरदारों को ग्रामीण क्षेत्र में जागीर बांटी, जिसे इक्तदार हम कहते हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिल्ली को राजधानी बनाया। जैसा कि बताया गया है कि इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश के कई शत्रु थे। अनेक इक़्तिदारों के विरोध कर दिल्ली को घेर लिया। कबीरुद्दीन याज ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। मलिक मोहम्मद सलारी ने बदायूं पर अधिकार कर लिया इल्तुतमिश के समय। और हम लोग देखेंगे मलिक सैफुद्दीन कूची ने हांसी पर अधिकार कर लिया। तो इल्तुतमिश के कई शत्रु थे। आगे देखेंगे इल्तुतमिश के समय भी एल्दौज और कुबाचा के साथ टकराहट बनी रही। 1215 में इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में एल्दौज कुबाचा को पराजित कर सिंधु नदी में डुबाकर मार डाला। तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, और तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज कुबाचा के बीच। इल्तुतमिश के दरबारी विद्वान कौन थे? मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबारी लेखक थे, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने तबकाते नासरी की रचना की थी। इसके अलावा मलिक ताजुद्दीन भी दरबारी इतिहासकार थे। तो मिनहाजुस सिराज तबकाते नासरी के लेखक है, और यह इल्तुतमिश के दरबारी विद्वान था। इल्तुतमिश के निर्माण कार्य को देखते हैं, आर्ट एंड कला को देखते हैं। स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य यानी कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। वह संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अतारकिन के दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की भी स्थापना की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय इल्तुतमिश बीमार हो गया। उसके बाद इल्तुतमिश की बीमारी बढ़ गई। अंततः 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने द्वाब के आर्थिक महत्व को समझा और उसमें सुधार करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश का जो मकबरा है
दिल्ली में स्थित है कक्षीय मकबरा। इल्तुतमिश के मकबरा को हम एक कक्षीय मकबरा कह सकते हैं। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन होगा? रजिया सुल्तान जो सुल्तान की पुत्री थी वो इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते हुए ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि सुल्तान का बड़ा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद प्रतिनिधि के रूप में बंगाल में शासन कर रहा था। 1229 में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई तथा अन्य पुत्र अयोग्य थे, जिसके कारण रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी संभाली। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। ग्वालियर से वापस आने के बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित कर दिया। तो टंका चांदी की धातु का होता था और जीतल जो है तांबा का होता था। इन दोनों कॉइन्स को यानी सिक्के को प्रचलन करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास सुल्तानों और अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष होता रहा। यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क सरदारों के बीच, अमीरों के बीच, जमींदारों के बीच, इक़्तिदारों के बीच सत्ता को लेकर के लगातार संघर्ष होता रहा। रजिया को इतिहास में रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। आगे हम लोग रजिया सुल्तान को इतिहास में रजिया सुल्तान ये तो बोले हैं। रजिया दिल्ली के अमीरों तथा जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। रजिया ने प्रदा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान काबा यानी चोगा पहनकर दरबार में आया करती थी। रजिया के काल से ही स्वतंत्र राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष चलता रहा। यानी रजिया सुल्तान के काल से ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच सत्ता को लेकर उठापटक होती रही। रजिया सुल्तान एक शासक के रूप में रजिया की क्या भूमिका थी? शासक बनने पर रजिया ने उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की। रजिया को भी मलिक मोहम्मद सलारी बदायूं, कबीर खां याज मुल्तान, मलिक जानी लाहौर, मलिक सैफुद्दीन कूची, हांसी जैसे इक़्तिदारों का सामना करना पड़ा था, लेकिन रजिया ने अपनी चालाकी और कूटनीति से इनमें आपस में फूट डलवा दी तथा विद्रोह समाप्त कर दिया। रजिया ने जब एक गैर तुर्की अफ्रीकी मुस्लिम जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर शाही अस्तबल का प्रधान के पद पर स्थापित किया तो चहलगाने रजिया के और विद्रोही बन गए तथा उन्हें रजिया के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया उन्होंने। यानी अमीर आखूर के पद पर जलालुद्दीन याकूत को रजिया का बैठाना, उसके लिए एक काला अध्याय शुरू हुआ। 1238 में कबीर खां याज ने विद्रोह कर दिया, जिसमें तुर्कान ए चहलगानी का समर्थन व सहयोग भी शामिल था। यानी तुर्कान ए चहलगानी 40 सरदारों का जो दल बनाया था इल्तुतमिश में, उसी में से सुल्तान ने सरदारों ने विरोध करना शुरू कर दिया। रजिया ने कबीर खां याज को दरबार में बुलाकर धोखे से मार दिया। इस कदम में से चहलगानी जो थे, तुर्कान चहलगानी काफ़ी आक्रोशित हो गए। 40 सरदारों के दल 1240 में बठिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया। एक अल्तुनिया का विद्रोह रजिया सुल्तान के समय हुआ था। विद्रोह को दबाने के लिए रजिया ने दिल्ली से बाहर विद्रोह किया, लेकिन रजिया पराजित हुई तथा अल्तुनिया ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका लाभ उठाकर चलगामी में इल्तुतमिश के दूसरे पुत्र मैजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान घोषित किया गया। रजिया की मृत्यु कैसे हुई देखते हैं। रजिया सुल्तान की मृत्यु
अल्तुनिया से विवाह का प्रस्ताव रखा व दिल्ली पर आक्रमण की योजना बनाई। रजिया और अल्तुनिया की संयुक्त सेना पराजित हुई और वापसी के समय 13 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में पड़ता है, कुछ डाकुओं ने अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी। तो कैथल के पास रजिया सुल्तान की हत्या और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। आगे हम लोग रजिया सुल्तान के बाद बलवन इल्तुतमिश का दास था तथा इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीत लेने के बाद बलवन को खरीदा था। तब बलवन का शासनकाल 1266 से 1286 तक चलता है। इल्तुतमिश एवं रजिया के समय में अमीर ए आखूर के पद पर था, यानी रजिया सुल्तान के समय बलवन की जो पद थी अमीर ए आखूर के पद पर तैनात था। बलवन ने अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया, अपने को अफरासियाब शाही वंश से जोड़ने का प्रयास किया था। नासरुद्दीन महमूद के साथ ही इल्तुतमिश के शमसी वंश का अंत हुआ और बलवनी वंश का सल्तनत पर अधिकार हो गया। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलवन था। बलवन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से और 20 वर्ष तक सुल्तान की हैसियत से शासन किया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सुल्तान के पद को प्रतिष्ठित करने वाला पहला सुल्तान बलवन ही था। बलवन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारियों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। बलवन भी तुर्कान चिहलगानी का सदस्य था। रजिया के समय अमीर शिकार का सदस्य था। बहराम शाह के समय अमीर आखूर के पद पर और अलाउद्दीन मसूद के समय अमीर हाजिब के पद पर था। नासरुद्दीन महमूद के समय बलवन नायब ए ममालिकात के पद पर था, यानी वाइस सुल्तान के रूप में एक पद था, नायब ए ममलिकात, बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। बलवन अपनी योग्यता के कारण धीरे धीरे उच्च पदों को पाता गया। बलवन ने नौरोज उत्सव शुरू किया जो फारसी ईरानी रीति रिवाज पर आधारित थी। बलवन राजपद के दैवी सिद्धांत को मानता था। राजा को पृथ्वी पर निभाए हुए खुदाई यानी ईश्वर की छाया मानता था। नियावते खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिरूप मानता था। उसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया। बलवन ने अपने दरबार के नियम और साज सज्जा में ईरानी शैली का प्रयोग किया। दरबार में ठाट बाट का प्रयोग किया। तुर्कान चिहलगानी जो बलवन का विरोधी थे, सबसे पहले तुर्कान चिहलगानी को बलवन ने खत्म कर दिया। सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा स्थापित की। बलवन मुस्लिम राजत्व सिद्धांत दिया। ऐसा करने वाला वह भारत का प्रथम सुल्तान था। उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा के लिए जिल्ले इलाही यानी अल्लाह का दैवी प्रकाश तथा नियाबत ए खुदाई अल्लाह की कृपा जैसी उपाधियां धारण की। जिल्ले इलाही नियाबत खुदाई जैसे उपाधियां बलवन ने ही धारण की थी। अब हम लोग सुल्तान के पद को पैगंबर के बाद रखा। बलवन के दरबार में शराब पीने और हंसी मजाक करने पर सख्त पाबंदी थी। उसने भव्य दरबार का आयोजित किया। दरबारी शिष्टाचार पालन करते हुए अमीर हाजिब को कठोरता से कदम उठाने को कहा। अपने दरबार में सिजदा एवं पाबोश की प्रथा की शुरुआत की, यानी घुटने के बल पर सिर झुकाना और सुल्तान के पांव को चूमना प्रथा की शुरुआत की। बलवन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को भी अपनाया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लौह में रक्त की नीति, उसके राजत्व सिद्धांत क्या थे, उसके शासन के जो मेन स्वरूप है, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया गया होता है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है।
उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। उसने शासन को ईरानी आदर्श के रूप में स्थापित किया। मेवातियों और राजपूतों के विद्रोह का दमन किया। लव एवं रक्त नीति का प्रयोग किया। बलवन ने दिल्ली से बाहर घने जंगलों को काटकर चारों दिशाओं में 4 किले बनवाए। वो कौन कौन से किले हैं? जलाली, काम्पली, पटियाली, भोजपुर। इन किलों पर अफगान सैनिकों को नियुक्त किया। चारों दिशाओं से मेवातियों को घेर कर क्रूरता पूर्ण दमन किया। बलवन ने चहलगान को संदेश देने के लिए भी अपने कुछ अमीर जैसे उसने अमीर सरदार बकबक को सभी के सामने 100 कोड़े लगाया। मलिक हैबत को साधारण से अपराध पर कठोर दंड दिया। इसी प्रकार बंगाल के अभियान में सफल हुए अमीरों मालिक तागी, मालिक अमीन को कठोर दंड दिया। यानी सल्तनत काल के अधीन कठोर शासन प्रणाली और सुल्तान के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने एक प्रमुख सैन्य संगठन जिसे दीवाने आरिज विभाग कहा जाता है। बलवन ने पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोलों के आक्रमण से रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया, जिसे हम सैन्य संगठन विभाग को दीवाने आरिज के नाम से जानते हैं। लव एवं रक्त नीति अपने राजत्व सिद्धांत में लाया। दरबारी विद्वान, बलवन के समय दरबारी विद्वान कौन थे? बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद के संरक्षण से शुरू किया था। बलवन की मृत्यु कैसे हुई? 1286 में बलवन की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैक्यूबाद, यानी बलवन के बाद दिल्ली का सुल्तान कैक्यूबाद उत्तराधिकारी हुआ। वह एक विलासी और कामुक व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रशासन अराजकता से ग्रस्त हो गया और दरबार अमीरों की उच्च आकांक्षाओं एवं संघर्ष की गिरफ्त में आ गई। कैक्यूबाद 17-18 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी संभाला था। वह सुल्तान बलवन का पोता और उसके सबसे पुत्र बुगरा खां का लड़का था, सबसे बड़ा पुत्र। कैक्यूबाद के पूर्व बलवन ने अपनी मृत्यु के पूर्व कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने बलवन की मृत्यु के बाद कूटनीति के द्वारा कैखुसरो को मुल्तान की सूबेदारी दे दी और कैक्यूबाद को दिल्ली की राजगद्दी दे दी। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय।